क्योंकि जब भी पॉलिटिकल चर्चाएं होती थी तो बहुत सारी बातें आती थी, तो हमने भी कहा ईश्वर की कृपा थी कि रिश्ते जुड़े, और हमें भी नहीं पता था कि यहीं पर ब्याह हमारा हो जाएगा। मैं घर बनारस रहने वाला और यहाँ आकर के शादी करना, ये मैं कभी नहीं जानता था। लेकिन बस मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और जैसा कि हमारे गुरुजी ने कहा, माननीय प्रधान जी के लिए मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ के बारे में बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारी बातें कही। अभी मैं मोहम्मदाबाद के उस छोर पर मैं था, माननीय ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे, तो वहां पर कुछ लोग हमको आपके गांव के बारे में बता रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि भैया भदीड़ गांव को संभालिएगा, उसको थोड़ा सा आप व्यक्तिगत देखिएगा, वहां आपके सम्मान का सवाल है, तमाम तरह की बातें लोग कर रहे थे। हमने कहा कि आप भदीड़ के संबंध में छोड़ दीजिए, भदीड़ गांव अपने आप में एक मजबूत गांव है और राजनीतिक परिवर्तन करना जानता है, और यहाँ गलत और सही क्या है इसका आकलन भी करना जानता है। आप एकदम चिंतित मत होइए, 80% नहीं, यहाँ पर 100% लोग चुनाव निशान छड़ी पर वोट दे करके अपने गांव को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है, क्योंकि जब हमने 7 वचन दिए थे इसी गांव में सांसारिक जीवन और पारिवारिक जीवन का, तो मैं उस 7 वचन में, महाराज जी मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को। मैंने अभी एक दिन एक पत्रकार साथी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी थी, उन्होंने हमसे कहा कि आप पॉलिटिकल वचन क्या क्या दिए हैं। हमने कहा यार अभी तो मैं तो शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन शादी हो गई। जब शादी हुई तो हमेशा लोग 7 वचन दिलाते हैं, लेकिन जब वचन का मंत्र पढ़ा जा रहा था तो मैं 7 की जगह 8 वचन दे दिया था। तो बोले 8वां वचन क्या था? हमके वही वचन था कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इस जनता के लिए हमने कहा था कि सारा चीज समर्पित जो होगा वो जनता के लिए होगा, क्योंकि मेरे मन में कभी भी इच्छाएं नहीं आई कि मुझे नौकरी करना है, पढ़ लिख करके कहीं ऑफिसर बनना है, मेरे मन में कभी नहीं आया। अगर आया तो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा और सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए हमने ये संकल्प लिया हुआ है, और उसी संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आगे निकला हुआ। तो जो 8वां मेरा वचन था गुरुजी, वो इसी गांव में मैंने लिया था, और जब उसके बाद मुझे 7वां वचन पूरा करने, 8वां वचन आया, तो मैंने इस चीज का प्रण लिया था कि जब तक इस धरती पर रहूंगा इस जनता की सेवा करता रहूंगा और कभी किसी के सम्मान पर आंच नहीं आऊंगा। ईश्वरी कृपा है, मैं चाहता तो किसी भी लोकसभा से लड़ सकता था, मेरे लिए बहुत बड़ी बातें नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सब लोग अच्छी प्रकार से बाय नेम बाय फेस जानते हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसी घोसी लोकसभा के रतनपुरा में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और हमको लगता है कि हर 3 दिन 4 दिन पर मेरी बात टेलीफोनिक हो जाती है, और माननीय गृह मंत्री जी से तो हम लोग हर 2 दिन पर मेरी बात हो जाती है, क्योंकि इस सीट को लेकर के हमेशा चर्चा बना रहता है। तो उनसे मैं कहता रहता हूँ, साथियों विषय खड़ा होता है कि आखिर भदीड़ के लोग अरविंद राजभर को वोट क्यों करेंगे। सब लोग चाह रहे हैं कि मतदान हो, सबसे बड़ा विषय खड़ा होता है कि अरविंद राजभर को मतदान क्यों करेंगे। साथियों मतदान इसलिए करना है क्योंकि विगत 20 सालों से जिस प्रकार से घोसी अपने आप में इसकी जो विकास की गति है वो धीरे धीरे अग्रसर है, लेकिन विगत 10 सालों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब ये देश विकास के रास्ते पर रफ्तार पकड़ा, तो कहीं न कहीं उस रफ्तार में हमारा यह घोसी लोकसभा पीछे छूटता चला गया। पत्रकार साथी हमसे पूछे कि अरविंद राजभर जी ये बताइए, जब आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो सबसे पहला संकल्प आपका क्या होगा। हमने कहा कि सबसे पहला संकल्प मेरा ये होगा कि जब कोई भी गांव का गरीब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जब फोन करता है, जब मऊ में किसी की तबीयत खराब होती है, जब मऊ के सारे अस्पताल जवाब दे देते हैं, तो उसके बाद जब उसको डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप इनको लखनऊ या गोरखपुर या बीएचयू लेकर के जाइए, और जब वो पेशेंट जाता है बीएचयू या गोरखपुर या लखनऊ और जब बीच में दम तोड़ देता है तो बहुत तकलीफ होती है, और जनता की आवाज आती है कि अगर इस मऊ में पीजीआई होता
तो हमारे पेशेंट, हमारे परिवार की जान बच जाती और मऊ के लोगों को लखनऊ, गोरखपुर, बनारस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने कहा सबसे पहला संकल्प हमारा यही होगा। अगर हम लोगों के वोट पर, हम लोगों के वोट देने से अगर आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, आपके देवरिया में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, आपके बलिया में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, तो फिर मऊ जनपद में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता है? साथियों, आपको अपना मताधिकार इसलिए देना है क्योंकि 21,86,000 लोग जो इस घोसी लोकसभा में निवास करते हैं, ऐसे लोगों के परिवार में जब भी किसी की तबीयत खराब हो तो लखनऊ का रास्ता ना देखे, वो गोरखपुर का रास्ता ना देखे, वो बनारस का रास्ता ना देखे, अगर उसको दिखे तो अपने मऊ का रास्ता दिखे और पीजीआई का रास्ता दिखे कि हमारे मऊ में जब पीजीआई होगा तो यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर होगा। साथियों, 7 साल में आश्चर्य होगा जान करके, 7 साल का कार्यकाल हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हुआ है अभी तक, और 7 साल में 18.5 करोड़ रुपया दे करके हम सब लोगों ने गरीबों का इलाज कराने का काम किया है। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर इलाज की बात कर लिया जाए तो आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था है। लेकिन साथियों, देखा जाए तो जब गांव में हम लोग जाते हैं तो गांव की महिलाएं, बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते हैं कि अरविंद राजभर, हम तो आपको चुनाव में वोट देंगे और वोट देकर के आपको जिताएंगे भी, लेकिन एक वादा करो कि जब तुम दिल्ली जाओगे तो वहां पर जाकर के आयुष्मान कार्ड के संबंध में बात करना कि जिस परिवार में 6 सदस्य हैं उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसके परिवार में 1 से 5 सदस्य हैं उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। हमने उनसे विश्वास दिलाया और मैं इस गांव को भी विश्वास दिलाता हूं, ये अरविंद राजभर जो कहता है उसको डेफिनेटली करता है। और मैं आपको वचन देता हूं, आपका आशीर्वाद सहयोग प्राप्त हुआ तो ये 6 का बंधन तोड़वाऊंगा और भारत सरकार का परिवार नियोजन कल्याण विभाग है, उसके माध्यम से योजना चलाई जाती है। हर स्वास्थ्य केंद्र पर लिखा जाता है कि हम दो, हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो फिर आयुष्मान कार्ड में 6 परिवार का कहां से आ गया? इस बंधन को तोड़वा करके जितने भी परिवार के सदस्य होंगे हर परिवार का आयुष्मान कार्ड बनेगा और मोदी जी की योजना लागू होगी। 5 लाख रुपए का इलाज पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी अस्पताल में गरीब का इलाज होगा। अगर कोई हॉस्पिटल इलाज करने से बदमाशी करता है, वंचित रखता है, तो ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया जाएगा और मुकदमा लिखवा करके हॉस्पिटल को बंद कराने की व्यवस्था बनाया जाएगा। आज देश कहीं न कहीं विकास के रास्ते से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, दूसरा वचन मैंने देने का काम किया हुआ है। जब गांव गरीब के लोग, भारतीय संविधान की जब चर्चा होती है तो भारतीय संविधान के प्रथम पेज पर है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। साथियों, ये सरकारें, अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है या तो प्रधान या तो प्रधानमंत्री, और दोनों लोगों का लक्ष्य होता है गांव का विकास। और गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए जब गांव में बार बार चर्चा होती थी और हमारे पार्टी के एजेंडे में था कि जब हम लोग सरकार में आएंगे तो व्यवस्था बनाएंगे, शिक्षा में एकरूपता लाएंगे, गरीब और अमीर के बेटे को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। हम लोगों ने योजना बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप हुआ और उनसे कहा गया कि जितने मजदूर के लड़के हैं, जितने मजदूर वर्ग का परिवार है, उनके जो बच्चे हैं जिनका श्रम कार्ड बना हुआ है, ऐसे लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार ने 2 साल पहले अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया, हर मंडल पर इसको खुलवाया और ऐसा स्कूल, ऐसा अटल आवासीय विद्यालय जो कानून विद्यालय का टक्कर देता हो, सारी व्यवस्थाएं सरकार के तरफ से हैं। हमारी इच्छा ये है जब 1 तारीख को आप मतदान करेंगे, 4 तारीख को परिणाम आएगा, 10 तारीख को सरकार का गठन होगा और जब पहला सदन चलेगा तो मेरी इच्छा होगी कि मैं माननीय सदन के अंदर इस बात को कहता हुआ पाया जाऊं, किसी 18 मंडल में नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो। जितने जनपद के गरीब तबके के बच्चे हैं, ऐसे लोगों को पढ़ने की व्यवस्था दिया जाए ताकि शिक्षा में एकरूपता लाया जाए और अमीर और गरीब के बेटे के बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा देने का कार्य किया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन हो सके। तीसरी बात साथियों, हम सब लोग खुशी मनाते हैं कि हमारे मऊ जनपद से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गया हुआ है। जब मेरी शादी थी गुरुजी तो उसमें मंत्री था ना, जब मेरी शादी थी तो मैं उसमें मंत्री था और लघु उद्योग विभाग का मंत्री था।
मुझे पहले ही पता चल गया था कि हमारे मऊ जनपद बलिया होते हुए बिहार के बॉर्डर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा है। जब मैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता कहीं भी मैं जाता था तो मैं पाता था कि बड़े पैमाने पर हमारे पूर्वांचल के बच्चे ऐसे स्थानों पर जाकर के मेहनत मजदूरी करते थे। और जब मुझे पूछा जाता था कि आखिर आप जब मेहनत करते हैं तो कितना घंटा, तो बताते थे कि 16 से 17 घंटा हम मेहनत करते हैं। और जब उनके तनख्वाह की बात आती थी तो 8 से 10 हजार रुपए पर लोग काम करने का काम करते थे। मेरे मन में उसी समय आ गया था कि मौका मिला है, लघु उद्योग विभाग का मैं मंत्री हूँ, मुझे मौका मिला। हमने एक लाइन लिख दिया, एक पत्र लिखा एमएसएमई को। हमने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में सरकार जमीन को एक्वायर करे और छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करे, ताकि मऊ के बच्चे यहीं पर काम करें, यहीं पर काम करके अपने परिवार के साथ रहें, उनको गुजरात, महाराष्ट्र जाने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार की योजना बनाया। और गुरुजी अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अभी 4 महीना पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात किया इस मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि मरदह तक 294 तक जमीन एक्वायर कर लिया गया है, लोगों का भुगतान हो गया है, तीसरी बार सरकार बनेगी और सबसे पहला काम किया जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को स्थापित किया जाएगा और यहीं के लोगों को यहीं पर रोजगार दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी, परिवार का कल्याण होगा। कोई भी गरीब परिवार का बेटा होगा उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। हमारी सरकार इस पर पूरे मजबूती से ध्यान देने का काम कर रही है। साथियों, अंतिम बात कहते हुए हम आपसे विदा लेने का काम करेंगे, क्योंकि आगे भी हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये हमारा घर जैसा है, मैं जब चाहता हूं तब चलाता हूं और सभी लोगों का आशीर्वाद, प्रेम, व्यवहार प्राप्त होता है। अभी हमको सूचना है गुरु जी कि हमारी माताएं जो हैं हमको फिर से गरियाना चाहती हैं। हमारी माताएं हमको फिर से गरियाना चाहती हैं। जिस प्रकार से शादी में हमको गरिया रहे थे लोग, तो हम तो कान में वो डाल लिए थे, हमको सुनाइए ना दे हमको, लेकिन लोग जबरदस्ती हमको सुना रहे थे, माइक लगा लगा के गरिया रहे थे हमको। तो ये लोग फिर से कह रहे हैं, हमको पुरानी याद ताजा हो गई है कि हमारे गांव में आए हुए हैं। मैं माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 1 तारीख को छड़ी पर मतदान करिए और 4 तारीख को जीता जाएगा। उसके बाद जब आपके गांव में आऊंगा तो माइक लगा करके बाजा बजा के करिएगा अपने बेटे को, अपने दामाद को, जो भी समझ लीजिएगा। और एक बार नहीं, हर बार करिएगा, क्योंकि आप सबकी गाली हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप होगा और वही आशीर्वाद इस घोसी को विकसित घोसी बनाने का काम करेगा। वही आपका आशीर्वाद इस घोसी को संपूर्ण विकास करने का काम करेगा। आपका वही आशीर्वाद पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक आशीर्वाद दे करके इस घोसी को मजबूत घोसी बना करके नरेंद्र मोदी जी के जुबान से मैं आदर्श घोसी कहलवाना चाहता हूँ। साथियों, इस उम्मीद के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अंतिम बात कहते हैं, हमारी पत्नी है, इनके पास डिग्री की कोई कमी नहीं है, मतलब इनके पास इतनी डिग्री है मेरे गांव में किसी के पास नहीं है। गुरुजी, ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम तो अभी जितना पढ़ ले जाओ तो है हो, लेकिन हमसे ज्यादा ही पढ़ लिखा है। और हमारे गांव छोड़िए, हमारे पूरे बनारस में अगर राजभर कुल की बात करें, राजभर सब परिवार की बात करें गुरुजी, तो बनारस नहीं, हम बोलता है कई जनपद में हमारी पत्नी से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई बहू नहीं होगी किसी घर में। जिस प्रकार की डिग्रियां इनके पास से कहते हैं नौकरी करना है, मगर नौकरी वोकरी नहीं करना है, समाज की सेवा करनी है और समाज को ये ज्ञान देना है, समाज के बीच में जाना है, ये बताना है। अगर हम लोग पढ़ सकते हैं तो आपको भी पढ़ना होगा और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हम लोग सरकार से कराने का काम करेंगे। और मैं मानता हूँ हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और इसीलिए मेरे संकल्प में है कि जब हम सदन के अंदर खड़े होंगे तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस बात को रखेंगे कि हर परिवार अपने बेटे को पढ़ाता है, बेटियों को पढ़ाने का काम नहीं करता है। जिस दिन हम सदन के अंदर खड़े होंगे उस दिन व्यवस्था करवाएंगे कि जिसके घर में बच्ची पैदा होगी सबसे पहले उसको 2.5 लाख रुपए का चेक सरकार की तरफ से आना चाहिए, ताकि सरकार बच्चियों का ध्यान रखे और उसके बाद वो बच्ची चाहे जितना पढ़ना चाहती है उसकी पढ़ाई हमारी भारत सरकार कराने का काम करे, ताकि बच्चियां आगे बढ़े। शायद उसी की देन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
33% आरक्षण महिलाओं को देते हुए इस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम बढ़ाया है, चरण दिया है साथियों। इसलिए हमारी इच्छा भी है कि जब सदन के अंदर जाएं तो जाने के बाद उनसे कहें कि इस देश की संस्कृति सभ्यता की रक्षा करने में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का है। इस देश की संस्कार को बढ़ाने में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का है। इस देश को चलाने में जितना योगदान पुरुषों का है उतना योगदान महिलाओं का है। तो 33% आरक्षण नहीं बल्कि 50% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए, हर क्षेत्र में प्राप्त होना चाहिए, ताकि हर घर की बेटी अपने लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवा सके। और जब पढ़ाई लिखाई हो जाए तो नौकरियां निकलती हैं तो आधी नौकरियां महिलाओं के लिए और आधी नौकरियां पुरुषों के लिए होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था का निर्माण हम करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, ये अपना घर है और अपने घर में रहने के नाते इससे ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं यहाँ के लिए। विगत 10 साल 15 साल 20 साल से हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं। जब ये मतदान करने जाते हैं तो इनके मन में विश्वास होता है और मतदान करें भी क्यों नहीं, क्योंकि हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है और हमारा संविधान भी कहता है हर नागरिक को